वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम एमपी टेट एग्जाम 2018 हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था 9 फेब 2019 को। इस पेपर को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके आगामी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके लिए उपयोगी रहेगा वीडियो। तो चलिए सबसे आज का हमारा प्रश्न उसको देखिए। अल्प क्रेताधिकार, यहाँ पे क्रेता की बात की गई। देखिए अल्पाधिकार क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु के जो विक्रेता होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो कुछ विक्रेता होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास में पूछा हुआ है अल्प क्रेताधिकार का मतलब क्या हो गया, जब किसी वस्तु को खरीदने वाले जो खरीदार होते हैं दो या दो से कुछ अधिक हम कह सकते हैं, ठीक है, थोड़े से ज्यादा होते हैं लेकिन बहुत अधिक भी नहीं होते हैं, तो कुछ क्रेता अगर होते हैं तो ऐसे बाजार को हम क्या कहेंगे, अल्प क्रेताधिकार। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन तीसरा हमारा, ठीक है। दो से अधिक खरीदारों का बाजार, लेकिन कुछ अधिक होंगे, सीमित होंगे, बहुत ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। पहली मानव विकास रिपोर्ट निम्न वर्ष में प्रकाशित की गई, ठीक है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो रिपोर्ट है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा 1990 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो है HDI इंडेक्स, ठीक है, इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। तो पहली जो रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुई थी, 1990 में। और ये जो रिपोर्ट है वर्तमान समय में किसके द्वारा जारी की जाती है, UNDP के द्वारा। और 2021 की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 2021 में इस HDI रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो था वो किस देश का था, नॉर्वे का। कुल 191 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था और भारत का जो स्थान है वो कौन सा रहा है, 132वां 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला है, जब दो वस्तुओं को पूर्ण संख्या या अभिन्नात्मक इकाइयों में उपभोग किया जाता है या खरीदा जाता है तो उपभोक्ता की जो प्राथमिकताएं होती हैं, ठीक है, पूरी संख्या मतलब 2, 4, 5 इस तरीके से अगर हम व्यक्त करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट्स में सांख्यिकी में हम कहते हैं उसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, खंडित श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये उपभोक्ता की प्राथमिकताएं होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट प्रेफरेंसेस कहेंगे, सतत असतत, ठीक है। तो असतत ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला है, आधुनिक सिद्धांत में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC वक्र जो होता है वो किस प्रकार का होता है, नीचे की ओर इस तरीके से गिरता हुआ, इसको हम कह सकते हैं L आकृति का, ठीक है। आधुनिक जो सिद्धांत है लागत सिद्धांत उसके अनुसार अगर हम देखें तो दीर्घकालीन औसत लागत जो है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में घटती जाती है, इसलिए इसका आकार कैसा होता है, L आकृति का होता है। ऑप्शन हमारा दूसरा। अगला है, यदि आइसोक्वांट, ठीक है, आइसोक्वांट को हम हिंदी में कहते हैं सम उत्पाद वक्र, ठीक है, सम उत्पाद वक्र या समोत्पाद वक्र भी कह सकते हैं। समोत्पाद वक्र L आकार का है, ठीक है। समोत्पाद वक्र में हम क्या लेते हैं, दो साधन लेते हैं, एक तरफ हमने श्रम ले लिया, दूसरी तरफ हमने पूंजी ले लिया, ठीक है। तो श्रम और पूंजी दो साधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु की कितनी इकाइयां उत्पादित की जा सकती हैं, इसके विभिन्न संयोग हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सम उत्पाद वक्र पर उत्पादन की मात्रा क्या होती है, समान होती। माना कि यहां पर उत्पादन की मात्रा कितनी है, 100। तो किसी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए श्रम और पूंजी की कितनी कितनी मात्रा जो है वो प्रयोग की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये श्रम और पूंजी क्या है, हमारे साधन, और जो वक्र पे हम प्रदर्शित करते वो क्या होता है, उत्पादन। तो कहने का मतलब इनपुट और आउटपुट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाए।
अगला देखिए, यदि स्पेयरमैन का श्रेणी सहसंबंध गुणांक 1 के बराबर है, ठीक है, स्पेयरमैन जो आर इक्वल टू कितना है 1 है, इसका मतलब क्या हो गया +1 होता है, ठीक है। 1 का मतलब क्या होगा +1, और +1 क्या दर्शाता है कि जो दो चर हैं या दो श्रेणियां हैं वो पूर्ण रूप से आपस में एक दूसरे के साथ में संबंधित है, उनमें उच्च मात्रा का धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन तीसरा होना चाहिए, ठीक है। दो चरों की श्रेणियां जो है वो पूर्ण रूप से सहमत होती हैं। अगला है, उदासीनता वक्र दृष्टिकोण में लोकप्रिय बनाने वाले जो अर्थशास्त्री हैं, उदासीनता वक्र को हम अनधिमान वक्र या तटस्था वक्र भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनडिफरेंस कर्व। और इनडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो हिक्स और हेंसन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, जे आर हिक्स के साथ में संबंधित है, ठीक है। जो तटस्था वक्र का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, जे आर हिक्स के द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे आय में बचत प्रति इकाई में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। आय में बचत प्रति इकाई में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, MPS, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए आपका, ऑप्शन सेकंड होना चाहिए, ठीक है। आय में परिवर्तन होने से बचत में जो परिवर्तन होता है इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, और ये हमारा क्या होता है, MPS होता है, ठीक है। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, आय में परिवर्तन से बचत में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रतिभूति हानि के संदर्भ में सत्य है। देखिए, अप्रतिभूति हानि या इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, डेड वेट लॉस, ठीक है। डेड वेट लॉस क्या होता है, ऐसा घाटा जो किसी वस्तु या सेवा के या तो सर्वोत्तम उपभोग की हम बात करें जो उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, या उत्पादक क्या करते हैं, सर्वोत्तम उत्पादन करने से होता है, ठीक है। तो सर्वोत्तम उत्पादन की मात्रा अगर उत्पादित नहीं करते हैं तो उससे जो घाटा होगा उसको हम क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं, ठीक है। कभी कभी सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है, जैसे कि वस्तुओं की कीमतें अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए उच्चतम कीमत निर्धारित कर देती है कि कोई भी उत्पादक उससे ज्यादा कीमत नहीं ले पाएगा। या किसानों का जो उत्पादन होता है जब वो फसल बाजार में कट के आती है तो उनकी कीमत क्या हो जाती है, बाजार में कट के जब फसल माल आता है उसमें उनकी कीमत घट जाती है, तो सरकार उनके लिए क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। तो इस प्रकार के सरकारी जो नियंत्रण होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस वस्तु का उपभोग या तो सर्वोत्तम नहीं हो पाएगा या उत्पादन जो है वो ऑप्टिमम अनुकूलतम नहीं हो पाता, उससे जो भी घाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्पादक को भी हो सकता है, उपभोक्ता को भी हो सकता है, दोनों को प्रभावित करेगा, ऑप्शन हमारा तीसरा। नेक्स्ट है, जल स्रोतों के दोषयुक्त उपभोग का निम्नलिखित में से क्या विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है, पर्यावरण के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव क्या नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा फोर्थ, अतिशय विसंबन के कारण भूमि का अवतलन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। तो भारतीय बैंक जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, नए नोट जारी करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नई जो करेंसी होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में जारी की जाती हैं। फिर ये सारे जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका बैंक भी होता है, बैंकर्स बैंक हम कह सकते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सरकार का जो बैंकर है वो भी एक तरह से जो रिजर्व बैंक है वही होता है। ये प्रमुख कार्य जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है उसका नियंत्रण रिजर्व बैंक करता है, लेकिन जो
होती है नियंत्रित करने का जो काम है वो आरबीआई का नहीं है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होती हैं वो विदेशी बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के ऊपर निर्भर करती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1990 के दशक के बाद कर सुधारों का एक उद्देश्य नहीं है। कर सुधारों की बात की गई है 1991 से भारत में जब एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इन तीनों की सम्मिलित नीति को हम क्या कहते हैं, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये नीति अपनाई गई थी। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो निर्यात में वृद्धि के लिए सीमा शुल्क में कटौती की गई थी, ये सही है। अप्रत्यक्ष करों पर अति निर्भरता से प्रत्यक्ष करों पर निर्भरता की ओर हस्तांतरण, ये सही होना चाहिए आपका। अप्रत्यक्ष करों पर अति निर्भरता थी पहले। ठीक है, तो प्रत्यक्ष करों की ओर हस्तांतरण ये भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष करों पर अति निर्भरता ये नहीं। ठीक है, प्रत्यक्ष करों के ऊपर अति निर्भरता नहीं थी, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी निवेश का अभिरूप नहीं है। ठीक है, विदेशी निवेश जो होता है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हो सकता है, फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग हो सकती है। ठीक है, विदेशों से वाणिज्यिक उधार लिया जाए, ये भी हो सकता है। इंटर गवर्नमेंट लोन हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग देशों की सरकारों से लोन लिया जाए। इंटर कॉमर्शियल लोन जो होते हैं वो विदेशी निवेश में नहीं आएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्य मांग संबंध के संदर्भ में शिफ्ट फैक्टर का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, मांग वक्र में जो शिफ्ट होता है वो किस वजह से होता है, वस्तु की कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होगा। तो क्या होगा, एक ही मांग वक्र पर संचलन होता है। ठीक है, कीमत अगर कम ज्यादा होती है तो मांग वक्र शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, एक ही मांग वक्र पर संचलन होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि सैमसंग मोबाइल के मूल्य में 7,000 से 7,500 रुपए तक वृद्धि होने के कारण उसकी मांग में कमी। तो देखिए सैमसंग मोबाइल की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो उससे मांग में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है। और उसको अगर हम मांग वक्र पे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए माना कि यहाँ पे 7,000 है, उस समय इतनी मांग है। ठीक है, ओ से लेके हम कह देते हैं कि 500 मोबाइल खरीदे जा रहे हैं जब उसकी कीमत कितनी है, 7,000 है। ठीक है, 500 हमने मान लिया है। अब देखिए कीमत बढ़ के अगर 7,500 हो जाए तो 7,500 होने से अब क्या होगा, अब कम मोबाइल खरीदे जाएंगे। ठीक है, माना कि अब कितने खरीदे जा रहे हैं, केवल 250 ही खरीदे जा रहे हैं। तो कीमत बढ़ने से यहाँ पे सैमसंग मोबाइल की मांग कम हो गई है, लेकिन मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मांग वक्र शिफ्ट नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरा देखिए, किसी व्यक्ति के लॉटरी जीतने से BMW की लग्जरी कारों की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो ये कीमत नहीं, कारण यहाँ पे क्या है, लोगों की आय बढ़ने से वस्तुओं की मांग अधिक कर रहे हैं, इसलिए मांग वक्र क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर कॉफी के मूल्य में वृद्धि के कारण चाय की मांग बढ़ेगी, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, मांग वक्र जो है पहले ये होगा फिर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और पेट्रोल के मूल्य बढ़ने से कारों की मांग में गिरावट आ जाती है, तो इसमें भी मांग वक्र क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो लिखा हुआ कीमत में परिवर्तन से मांग वक्र शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके से लिखा, अगर ऐसा लिखा होता कीमत में परिवर्तन से मांग में कमी या वृद्धि तो भी सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया गया है कि सैमसंग मोबाइल की जो कीमत है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, उससे मांग घटेगी, लेकिन उसी मांग वक्र पर हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से उल्लेखित कारकों में से कौन सा कारक गतिशील साम्य में बड़ा बदलाव का कारण होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, कीमत, आय, टेक्नोलॉजी हो सकती है, उत्पादन हो सकता है। ठीक है, आउटपुट, इनमें परिवर्तन के ऊपर निर्भर करेगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आउटपुट की संगणना तथा आय पद्धतियों की संगणना के संयोजन का उपयोग किया था? देखिए, स्वतंत्रता की बात में अगर हम देखें, स्वतंत्रता से पहले पूछा हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो किसके द्वारा की गई थी? 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। और 1931 में जो डॉक्टर वी राव के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1931-32 में। इस समय इन्होंने एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया था, लेकिन वो भी ज्यादा संतोषजनक नहीं थी। लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए क्या किया था? संगणना और आय पद्धतियां दोनों के मिश्रण का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। वी राव, इन्होंने राष्ट्रीय आय गणना कब की थी? 1931-32 में। नेक्स्ट देखिए, यदि दो वस्तुओं के मूल्य दिए हुए हैं और यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग अप्रभावित रहती है, कीमत दे रखी है, ठीक है, लेकिन अगर आय बढ़ जाती है तब भी वस्तुओं की मांग पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार की वस्तुएं कौन सी होगी? जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, आवश्यकता वाली वस्तुएं, जैसे कि खाना है, अगर खाना सस्ता हो जाएगा तब भी हमको उतना ही खाना है, और महंगा हो जाएगा तब भी हम क्या करेंगे? उसका उतना ही प्रयोग करेंगे। मतलब हमारी आय बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा खाने लग जाएंगे। इसका मतलब आय में वृद्धि से मांग के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मांग क्या होगी? अप्रभावित। तो कौन सी वस्तुओं के संदर्भ में होगा? जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं, उसके संदर्भ में। अगला है, शिक्षा के स्तरों के सापेक्ष निम्न के मध्य बेरोजगारी दर उच्चतम है, ठीक है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन से जो ऊपर डिग्री ले रखी है, चाहे वो पीजी की डिग्री है, पीएचडी है, इस तरीके की जो उच्च शिक्षा की बेरोजगारी है वो ज्यादा देखने को मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सर्वाधिक सस्ता है? ठीक है, सर्वाधिक सस्ता जल विद्युत होना चाहिए। अगला है, प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत मांग वक्र निम्न होता है, ठीक है। प्रदर्शनकारी प्रभाव के अंतर्गत हम देखें तो ये वस्तु की कीमत माना कि ओ से लेके पी तक, और मांग कितनी है? ओ से लेके क्यू तक है। अब कीमत अगर बढ़ भी जाए तो भी लोग वस्तु की मांग में कमी नहीं करते, मांग को क्या करते हैं? दिखावा करने के लिए मांग को बढ़ावा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया? मांग वक्र जो है वो ऊपर की ओर ढाल वाला होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट। अगला है, उद्यमिता कौशल है, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, स्किल होती है, वो अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। ऑप्शन हमारा फोर्थ। फिर है, राष्ट्रीय वार्षिक योजनाओं पर गौर करें और गलत उत्तर चुनें। 3 निरंतर केंद्रीय वार्षिक योजनाएं तृतीय योजना के बाद आई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1951 से 56 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 56 से 61, फिर थी 61 से 66, और उसके बाद में 3 साल तक, ठीक है, 66 से 67, 67, 68, 68, 69, इन 3 वर्षों में क्या हुआ था? एक एक वर्ष की योजनाएं आई थी। और फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि थी 69 से 74। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे सही लिखा हुआ है, जबकि हमको क्या चुनना है? गलत उत्तर चुनना है। दूसरा है, 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं 66 से 69 से संबंधित हैं, ठीक है, 66 से 69 तक, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी हमारा। तीसरा है, चीन द्वारा हार के बाद कमजोर वित्तीय स्थिति और काम मनोबल के परिणाम से वार्षिक योजनाओं के रूप में योजना विराम बनी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत का चाइना के साथ में युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद में भारत की जो स्थिति थी वो खराब हो गई थी। संवैधानिक संकट योजना विराम का मुख्य कारण था, नहीं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है हमारा। अगला देखिए, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स आदि निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?
देखिए जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, उसके द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है तो उसकी सब्सिडी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 या 4 हम कह सकते हैं। एक जो ग्रीन बॉक्स होता है उसमें इस प्रकार की सब्सिडी को शामिल किया जाता है कि जिसको जारी रखा जा सकता है। ठीक है, जिससे व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है ना, ट्रैफिक लाइट की तरह, जैसे कि उसमें ग्रीन, रेड, इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट की तरह एक तरह से क्या किया, सब्सिडी की पहचान की गई है। और ग्रीन बॉक्स जो है उसमें इस प्रकार की सब्सिडी को शामिल किया गया है जिसको जारी रखा जा सकता है। विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसमें बाधा नहीं आती है। एम्बर बॉक्स जो होता है उसमें इस प्रकार की सब्सिडी को शामिल किया जाता है कि जिसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। ठीक है, और एक होती है रेड, एक ब्लू भी होती है जैसे। ठीक है, ब्लू में एक तरह से क्या होता है, ऐसी सब्सिडी को शामिल किया जाता है जिसको जारी रखने की अनुमति नहीं होगी, मतलब उसमें कुछ समय बाद उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। और ब्लू जो होता है उसको भी एक तरह से एम्बर बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, उसमें कुछ शर्तें लगा दी गई साथ साथ में। तो इस तरीके से हम देखें तो ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स जो है वो एक तरह से क्या है, WTO के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसके साथ में संबंधित है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा। अगला देखिए, 1949 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रथम आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए भारत में 1949 में किया गया था। और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, PC महलनोबिस। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, PC महलनोबिस। अगला है, प्रथम कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा 60वें दशक के मध्य में पंजाब में हरित क्रांति की जबरदस्त सफलता के लिए निम्नलिखित में से किस कारण का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति जो है भारत में 1960 के दशक में, हम कह सकते हैं 66 से 67 में प्रारंभ की गई थी। और विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो नेरलोक जो हैं उनको हरित क्रांति का जनक माना जाता था। और भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो जो प्रभावी पंचायती राज व्यवस्था है इसको कारण नहीं माना गया है। फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें। बाकी ग्रामीण विद्युतीकरण हो जाएगा, सक्रिय कृषि विश्वविद्यालय भी हो जाएगा, स्वामित्व वाली खेती के परिणामों भूमि दीर्घकालीन पर लगा दांव, ये भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अगला है, एक घटना यह कहलाती है जब कम शून्य ब्याज दरें उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने में विफल हो जाती हैं और मौद्रिक नीति जो है वो अप्रभावी हो जाती है। ठीक है, तो किन्स के द्वारा एक अवधारणा दी गई थी जिसको हम कहते हैं तरलता पसंदगी, लिक्विडिटी ट्रैप या लिक्विडिटी प्रेफरेंस हम कह सकते हैं, जिसमें ब्याज की दर का एक न्यूनतम स्तर आ जाता है जिसके बाद में लोग क्या करते हैं, मुद्रा को अपने पास में नकद रहते हैं। और ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति जो होगी वो अप्रभावी नहीं होगी। ठीक है, जिसको एक तरह से हम क्या कहेंगे, तरलता जाल की स्थिति कहा जाता है, जिसमें लोग मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखना पसंद करते हैं। जब ब्याज की दर का एक न्यूनतम स्तर आ जाता है, ब्याज की दर बहुत घट जाती है, उस समय की बात है। अगला है, मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI का सीधा लाभ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, FDI जो होता है, विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग हमारे देश में आके एक तरह से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे देश में क्या होगा, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। बिल्कुल सही है। किसानों और खुदरा विक्रेताओं के बीच मध्यस्थों को हटाकर उनके उत्पादन के लिए अधिक पैसा पाने में मदद करता है। ब्रांडिंग के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों का एक बड़ा बाजार होता है। ठीक है, तो मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI से क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। अगला देखिए,
राष्ट्रीय आय के योग के लिए कारक मूल्य पर मान और बाजार मूल्य पर मान के बीच में निम्नलिखित का अंतर होता है। देखिए बाजार मूल्य जो होता है उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है, और जो सब्सिडी होती है अनुदान उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और इन दोनों को हम एक तरह से क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सब्सिडी के अप्रत्यक्ष करों का शुद्ध मान। ठीक है, ये इसका अंतर होता है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट। अगला है जीडीआई निम्न को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जीडीआई की फुल फॉर्म एक तरह से क्या है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, लैंगिक विकास सूचकांक। स्त्रियों का पुरुषों के साथ में एचडीआई मूल्य जो होते हैं, मानव विकास मूल्य, उसके साथ में कितना अनुपात है उसको मापा जाता है इसके आधार पर। ठीक है, तो लिंग आधारित भेदभाव हम कह सकते हैं। ठीक है, स्त्रियों का पुरुषों के साथ में जो अनुपात होता है उसको मापा जाता है, तो लिंग आधारित भेदभाव हम कह सकते हैं। अगला है डब्ल्यूटीओ के किस समझौते के तहत बौद्धिक संपदा निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, बौद्धिक संपदा की अगर हम बात करें तो ये डब्ल्यूटीओ का एक महत्वपूर्ण समझौता है। बौद्धिक संपदा में जैसे कि कोई कंपनी है उसका पेटेंट हो सकता है, उसका ट्रेडमार्क हो सकता है, वो भी रहते हैं, किसी उद्योग की डिजाइन हो सकती है। इस प्रकार की जो संपदा होती है उसको हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्स एक तरह से क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है डब्ल्यूटीओ देशों के लिए, ट्रिप्स। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें तीसरा। अगला है मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का चयन कौन करता है। देखिए मनरेगा का जो कंसेप्ट है वो आया था 1991 में, सर्वप्रथम प्रस्ताव आया था जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, लेकिन बाद में 2005 में एक्ट बना था और 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था, जिसमें लोगों को 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी की ये बात करता है। ठीक है, तो इसमें जो सामाजिक लेखा परीक्षण समिति होती हैं उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है, ग्राम सभा के द्वारा। अगला है उपभोक्ता का मांग वक्र निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उपभोक्ता का मांग वक्र जो होता है वो कीमत उपभोग वक्र से, प्राइस कंजप्शन कर्व, या जिसको हम मूल्य खपत वक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, मूल्य को हम कीमत भी कहते हैं और जो खपत है उसको क्या कहा जाता है, उपभोग। ठीक है, कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व से हम निकाल सकते हैं मांग वक्र को। रोजगार, ब्याज और धन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, प्रोफेसर किन्स के द्वारा। और कब प्रकाशित हुई थी, 1936 में। 1929-30 में जब विश्व में मंदी की स्थिति आई थी तो उस समय जो विचारधारा थी वो गलत साबित हो गई थी। उस समय जो समस्या उत्पन्न हो गई थी, बेरोजगारी की समस्या थी, उस समय मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, तो विभिन्न आर्थिक समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में विचार लिखे थे 1936 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी, 1936 में, और किसके द्वारा लिखी गई थी, किन्स के द्वारा। ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला है जब दो तरह की मुद्राएं चलन में होती हैं तो सरकार के सामने समस्या यह होती है कि उन्हें चलन में एक साथ रखा जाए। यह समस्या निम्न में से किस सिद्धांत में बताई गई है। तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, ग्रेशम का सिद्धांत, जिसमें क्या बताया गया है कि जो बुरी मुद्रा होती है, ठीक है, बुरी मुद्रा, बेड मनी जो है वो क्या करती हैं, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मतलब लोग क्या करते हैं, बुरी मुद्रा को लेन देन करने के लिए प्रयोग करेंगे, और जो अच्छी धातु वाली मुद्रा है जिसका मूल्य ज्यादा होता है उसे लोग अपने पास में स्टोर करते हैं। ठीक है, इसलिए चलन में कौन सी रह जाएगी, बुरी मुद्रा। इसको ग्रेशम का सिद्धांत कहा जाता है। ग्रेशम का नियम हम किसको कह सकते हैं। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ जब ब्रिटेन की पीएम बनी थी उस समय उन्होंने, उनके जो आर्थिक सलाहकार थे ग्रेशम,
उनको कहा था कि वो जो लोग लेन देन करने के लिए बुरी मुद्रा यूज कर रहे हैं उसकी जगह अच्छी मुद्रा जारी की जाए। ठीक है, और जब अच्छी मुद्रा जारी की गई थी तो थोड़े टाइम बाद वापस देखा कि बाजार में एक तरह से क्या हुआ था, जो अच्छी मुद्रा चलन में थी वो गायब हो गई थी। तो महारानी एलिजाबेथ ने ग्रेशम को आदेश दिया था, उसमें आर्थिक सलाहकार थे, कि ये ऐसा क्यों, उसका अध्ययन करें। तो उसका अध्ययन करने के बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, क्या कहा था, कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेशम का नियम कहते हैं। अवमूल्यन, देखिए यहाँ पे अवमूल्यन शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घिसावट या मूल्यह्रास। तो जब भी आप कोई प्रश्न एग्जाम में सोल्व करते हो तो साथ में उसका इंग्लिश भी देख लीजिए, क्योंकि अवमूल्यन को वैसे अपन डिवैल्यूएशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन शब्द यूज किया गया है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि जो भी स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं, उपकरण होते हैं, उनका लगातार प्रयोग करने से उसमें जो टूट फूट होती हैं, जो घिसावट होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। निर्धारित समय के भीतर उपकरणों में होने वाला जो नुकसान है, वियर एंड टियर, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, घिसावट हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला है सलाब सिक्का ढलाई सिग्नियोरिज के कारण क्या हो सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि हो सकती है, अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला है एचडीआई निम्न के द्वारा विकसित की गई। ठीक है, हमने ऊपर देखा था जो मानव विकास सूचकांक है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। और इसमें मानव विकास को मापने के लिए 3 इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट कौन सा है, स्वास्थ्य, ठीक है, जिसमें हम जीवन प्रत्याशा को लेते हैं। दूसरा है ज्ञान या शिक्षा हम कह सकते हैं। और तीसरा जो इंडेक्स है, इंडिसेस है, वो कौन सा है, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, जीवन स्तर या आय हम ले सकते हैं। इन 3 के आधार पर एक तरह से मानव विकास की गणना की जाती है। अगला है वितरण का सिद्धांत निम्न में से संबंध रखता है। ठीक है, वितरण का मतलब क्या हो गया, उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे कि श्रम है तो श्रम को उसकी सेवाओं के बदले में मजदूरी का भुगतान करना, पूंजी है तो पूंजी को उसकी सेवाओं के बदले में ब्याज का भुगतान करना। तो इस प्रकार से उत्पादन के साधन को उनकी सेवाओं के बदले जो भुगतान किया जाता है उसको हम कहते हैं वितरण कहते हैं। ठीक है, और एक तरह से क्या है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं इनकम का। ठीक है, उनके कार्यों के आधार पर वितरण किया जाता है। तो आय का प्रकार्यात्मक वितरण भी इसको हम कह सकते हैं, वितरण का सिद्धांत को। अगला है आय की असमानता का मापन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आय की असमानता को मापने के लिए, आय की विषमता को मापने के लिए, देश के लोगों के मध्य में जो आय की विषमता पाई जाती है उसको मापने के लिए 1905 में मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा एक कल्पना विकसित की गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, लोरेंज वक्र कहते हैं। ठीक है, और लोरेंज वक्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, आय की असमानता का पता लगाते हैं। ठीक है, उसमें एक समान वितरण रेखा होती है जिसके पास में हम क्या करते हैं, लोरेंज वक्र बनाते हैं। जो वक्र इस आय समान वितरण रेखा के पास में होता है उसमें विषमता कम होती है। इस समान रेखा से जो वक्र दूर होगा उसमें विषमता क्या होगी, अधिक पाई जाएगी। अगला है इष्टतम शुल्क वह शुल्क होता है, इष्टतम प्रशुल्क की बात की गई है, टेरिफ की बात की गई है, जिससे क्या होता है, देश का कल्याण अधिकतम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इष्टतम प्रशुल्क। प्रशुल्क की वह मात्रा, टेरिफ की वह मात्रा जिससे किसी देश का वेलफेयर, कल्याण जो है वो अधिकतम हो जाए। अगला है वह घटना जिसके तहत व्यक्ति मंदी के दौरान अधिक बचत करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण अंततः कुल मांग में गिरावट आती है और इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास में गिरावट को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बचत का विरोधाभास। एक व्यक्ति बचत करता है उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन सभी लोग बचत करने लग जाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कुल मांग में कमी आएगी जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। अगला है सम सीमांत का सिद्धांत निम्न को संदर्भित करता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो मार्शल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी, जहां पे विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमत का जो अनुपात है
सभी वस्तुओं के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ होना चाहिए। एक्स एवं वाई दो वस्तुएं हैं, उसमें व्यय की गई प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है उसको हम देखेंगे। अगला है चल निधि जाल, या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, हिंदी में इसको हम तरलता जाल भी कह सकते हैं। ठीक है, जो किन्स का ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो थी किन्स की, उसके साथ में ये संबंधित है। ठीक है, तो तरलता जाल की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का एक न्यूनतम स्तर आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखते हैं। तो मुद्रा की मांग जब ब्याज के साथ में संबंधित होती है, ठीक है, जब ब्याज ज्यादा होता है लोग अपने पास में कम रखते हैं, ब्याज की दर जब कम होती है तो लोग अपने पास में ज्यादा रखते हैं। ठीक है, तो ब्याज की दर के साथ में संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सेकंड। अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, रिकार्डो के द्वारा। ठीक है, एडम स्मिथ का जो सिद्धांत था उसमें क्या बताया गया था कि दो देशों के बीच में व्यापार कब होगा, जब लागतों में निरपेक्ष अंतर होगा। लेकिन रिकार्डो ने कहा कि निरपेक्ष अंतर नहीं है, अगर कोई एक देश दोनों वस्तुओं को कम लागत पर उत्पादित कर सकता है तो भी दो देशों के बीच में व्यापार हो सकता है। उसके लिए किसको देखेंगे हम, तुलनात्मक लागत को देखेंगे। तो ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत रिकार्डो का था। और जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत को अवसर लागत के रूप में प्रतिपादित करने का जो कार्य क्या है, अवसर लागत के रूप में, वो किसने किया है, हेबरलर ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है बजट घाटा द्वारा निम्न के होने की संभावना होती है। ठीक है, बजट घाटा कब होता है, जब सरकार का व्यय ज्यादा होता है किसकी तुलना में, आय की तुलना में। जब सरकार अधिक खर्चा करेगी, लोगों के पास में अधिक पैसा आएगा, तो वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, समग्र मांग में वृद्धि होगी। समग्र मांग या सामूहिक मांग जिसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ। अगला है एकाधिकार फर्म को हानि हो सकती है यदि, ठीक है, एकाधिकारी फर्म को हानि कब होगी, जब वो क्या करेगी, वस्तु की जो कीमत है वो जो उसका इष्टतम मूल्य होता है उससे कम मूल्य अगर वो रखेगी तब उसको क्या होगी, हानि होगी। तो सामाजिक रूप से अगर वो इष्टतम मूल्य चार्ज करेगी, जो समाज को अगर देख के वो अगर कीमत लेगी, ठीक है, तो सामाजिक रूप से इष्टतम जो कीमत होती है उसको अगर एकाधिकारी फर्म के द्वारा लिया जाएगा तो इससे क्या होगा, एकाधिकारी फर्म को हानि हो सकती है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। कुल उत्पादन उच्चतम होगा जब, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कुल उत्पादन हो गया, कुल उपयोगिता हो गई, ध्यान रखना आपको कि कुल उत्पादन जब उच्चतम होता है उसमें सीमांत उत्पादन क्या होगा, शून्य होगा, सीमांत उत्पादन शून्य होगा। अगर उपयोगिता के बारे में पूछा जाए कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो उसमें सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, जब कुल आगम अधिकतम होगा तो सीमांत आगम उस समय शून्य होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा उसी के साथ में संबंधित है कि जब कुल उपयोगिता उच्चतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, शून्य होगी। दोनों क्वेश्चन एक जैसे आ गए, ऊपर वाला प्रश्न और ये कि कुल उत्पादन अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पादन कितना होगा, शून्य होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। इसका उल्टा पूछ ले कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी उस समय कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, अधिकतम, या हो सकता है कि वहां पे स्थिर लिखा हुआ भी आ जाए। अगला है उपयोगिता, यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, तो उपयोगिता को हम कहते हैं एक विषयात्मक अवधारणा हम कह सकते हैं, सब्जेक्टिव कंसेप्ट कह सकते हैं, क्योंकि उपयोगिता जो होती है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अलग हो सकती हैं, एक समय से दूसरे समय की तुलना करें तो वो अलग हो सकती हैं। ठीक है, उपयोगिता कभी भी समान नहीं होती, स्थिर नहीं होती है। तो ये एक तरह से क्या है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। फिर अगला है वस्तु की उपयोगिता का जो तात्पर्य होता है वो किससे होता है, उस वस्तु के द्वारा व्यक्ति की जो आवश्यकता की संतुष्टि होती है। ठीक है, आवश्यकता की संतुष्टि से हम कह सकते हैं द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी।
फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला है, एक वैज्ञानिक परिकल्पना जैसे कि वैश्विक तापमानों पर 1945 से बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का प्रभाव निम्न के द्वारा परीक्षित किया जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, संबंध डेटा के विरुद्ध परिकल्पना के अनुमानों की जांच करके। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में योजना के द्वारा विकास का मार्ग चुना गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956 और अंतिम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 2012 से 2017 तक, क्योंकि उसके बाद में योजना आयोग का समाप्त कर दिया गया था और उसके जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग क्या करता था? पंचवर्षीय योजना बनाता था। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसकी अवधि क्या थी? 2012 से 2017। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य नारा क्या था? तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन हमारा सेकंड। और इसमें जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर, वो कितना लक्ष्य रखा गया था? 8% का इसमें लक्ष्य रखा गया था। अगला है, मुद्रास्फीति क्या है? ठीक है, मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। अधिक पैसों में हम कम चीजें खरीद पाते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। अगला है, प्रत्यय मुद्रा का क्या मतलब होता है? ठीक है, प्रत्यय मुद्रा क्या होती है? जो रिजर्व बैंक के द्वारा कागजी मुद्रा जारी की जाती है, पेपर स्टैंडर्ड। तो कागजी मुद्रा जो नोट जारी किए जाते हैं जिसके बदले में रिजर्व बैंक सोने में उनको नहीं बदल सकता है। ठीक है, वापस सोने में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, सामान्य रूप से जब प्रति इकाई मूल्य गिरता है तब, ठीक है, कीमत अगर घटेगी तो क्या होगी? वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, मांग मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला देखिए, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1956 में। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से प्रारंभ किया गया था और इसका जो मुख्य काम था वो एक तरह से क्या था? थिंक टैंक का। ठीक है, सबसे पुराना, स्वतंत्र और ये एक गैर लाभकारी संस्थान है। ये थिंक टैंक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। स्थापना हुई थी 1956 में। अगला है, गैर कृषि उत्पाद बाजार पहुंच किस संगठन का हिस्सा है? नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट, जिसको हम कहते हैं नामा। और ये किसके साथ में संबंधित हैं? WTO के साथ में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के साथ में संबंधित हैं। ये एक तरह से जो गैर कृषि उत्पाद होते हैं या जिनको हम औद्योगिक उत्पाद कह सकते हैं उनके साथ में संबंधित हैं, जैसे कि समुद्री उत्पाद हो गया, रसायन हो सकता है, रबड़ उत्पाद हो सकते हैं, कपड़ा हो सकता है, चमड़ा हो सकता है, इंजीनियरिंग उत्पाद हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, उनके साथ में ये संबंधित हैं। अगला है, प्रशुल्क या टैरिफ के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो टैरिफ लगाने से क्या होगा? सरकार की आय में वृद्धि होगी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सरकार की कर से होने वाली आय को बढ़ाते हैं। टैरिफ एक प्रकार का क्या है? कर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फिशर का विनिमय समीकरण सिद्ध करता है, निर्दिष्ट करता है? ठीक है, फिशर का जो सिद्धांत था, कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी, नकद लेन देन दृष्टिकोण, मुद्रा परिमाण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती हैं। यहाँ पे PT = MV का उन्होंने प्रयोग किया था। मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, 1911 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, मुद्रा परिमाण सिद्धांत।
तो इसमें समीकरण क्या दिया था, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती हैं, ठीक है, जिसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पीटी ये किसको दर्शाता है, मुद्रा की मांग को, एमवी किसको दर्शाता है, मुद्रा की पूर्ति को। और संतुलन की स्थिति में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अगर कीमत स्तर ज्ञात करना है तो P बराबर MV/T हो जाएगा। और उन्होंने क्या बताया कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा दुगुनी हो जाती है तो कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा आधी होने पर कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा। दोनों में धनात्मक और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। और मुद्रा की मात्रा बढ़ने से जो मुद्रा का मूल्य है वो घट जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू बचतों में उच्चतम योगदान देता है। सकल घरेलू बचतों की बात की गई है तो घरेलू क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता को व्यापक रूप से स्थायी या टिकाऊ विकास के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका हो जाएगा इंटरजनरेशनल इक्विटी, ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। अगला है, क्षेत्र अध्ययन निम्न में से संबंधित है। फील्ड स्टडी जो होती हैं वो वास्तविक जीवन के साथ में संबंधित होती हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, उत्पादन फलन, ठीक है, उत्पादन फलन क्या बताता है, उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच में संबंध, इनपुट और आउटपुट के बीच में हम संबंध कह सकते हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में संबंध को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। किसी वस्तु की निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए साधनों को किस अनुपात में प्रयोग किया जाएगा, साधनों की कितनी मात्रा प्रयोग की जाएगी। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं और इनका जो मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं न तो जीडीपी का भाग होती हैं, न जीएनपी का भाग होती हैं और न ही एनएनपी का भाग होती है, किसी में भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आय में केवल जो फाइनल गुड्स होती हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं, उसी को सम्मिलित किया जाएगा। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार क्या बताता है तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, कि जिसकी अवसर लागत कम है उस वस्तु के उत्पादन में उस देश को विशिष्टीकरण हासिल करना चाहिए, उस वस्तु का उसको उत्पादन करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सेकंड। अगला है, वे अर्थशास्त्री जिन्होंने मूल्य भेदभाव या कीमत विभेद जिसको हम कहते हैं उसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि के मूल्य भेदभाव को वर्गीकृत किया था। कीमत विभेद जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी में क्या होता है, विभिन्न विक्रेताओं से अलग अलग कीमतें ली जाती है, लेकिन जो एकाधिकारी वो प्रयास करता है कि सारी उपभोक्ताओं की बचत को ले ले। द्वितीय श्रेणी का जो कीमत विभेद होता है उसमें उपभोक्ता की बचत का एक अंश ले लिया जाता है, जैसे कि रेलवे का है। तृतीय श्रेणी में मांग की लोच के अनुसार अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमत निर्धारित की जाती है। तो ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, प्रोफेसर पी गू के द्वारा, ठीक है, AC पीगू, ऑप्शन हमारा सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उदाहरण नहीं है, बीमा कंपनियां। कौन सा पूंजी बाजार का वर्गीकरण नहीं है, सहकारी बैंक जो होता है उसको हम किस में शामिल करते हैं, मुद्रा बाजार में। लेस्पेर सूचकांक का उपयोग निम्न में से किस परिमाण के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, लेस्पेर का जो सूचकांक है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए हम लेस्पेर, पाशे, फिशर इन सभी सूचकांकों का प्रयोग करते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में पारस्परिक मांग का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, मिल के द्वारा, ठीक है। पारस्परिक मांग का सिद्धांत ऐसी व्यापार की शर्तों को बताता है जिनसे दो देशों के बीच में व्यापार होगा।
एकाधिकार फर्म निम्न में स्थिति में संतुलन में होगी। ठीक है, संतुलन के लिए क्या कंडीशन है, एम आर बराबर एम सी होना चाहिए। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनमें हो सकता है थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो। अगला है ब्याज का ऋण योग्य निधि सिद्धांत के वकील निम्न में से हैं। ठीक है, लोनेबल फंड जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी विक्सेल, ओहलिन, रॉबर्टसन, जेकब वाइनर। ठीक है, इनके द्वारा दी गई थी। अगली है, निम्नलिखित में से किसने शांति के आर्थिक परिणाम, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीस, ठीक है, ये लिखी गई थी किन्स के द्वारा। अगला है, मूल्य भेदभाव निम्न स्थिति में संभव है। ठीक है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कीमत विभेद जो होता है वो कब होगा, जब बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है। ठीक है, मोनोपोली की कंडीशन होगी उस समय हो सकता है। एक अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति अधिक प्रभावी तब होगी जब ब्याज दर में प्रेरित परिवर्तन ज्यादा और उस परिवर्तन के लिए निवेश की जो जवाबदेही है वो क्या होगी, कम होती है। कोप डगलस उत्पादन फलन में कारक प्रतिस्थापन फैक्टर सब्स्टिट्यूशन की फलन लोचकता, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। अगला है, क्राउडिंग आउट की तब होने की अधिक संभावना होती है तब। ठीक, क्राउडिंग आउट का मतलब क्या हो गया कि जब सरकार क्या करती है, खर्चा ज्यादा करती हैं, तो सार्वजनिक व्यय बढ़ने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ेगी और ब्याज की दर बढ़ने से निजी क्षेत्र का जो खर्चा है वो घट जाता है और आय में एक तरह से कमी होने लग जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, मुद्रा मांग ब्याज के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, ब्याज की दर बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग अब कम लेंगे। मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति असंवेदनशील और निजी क्षेत्र का खर्च काफी हद तक ये होना चाहिए, ऑप्शन आपका फर्स्ट। ठीक है, निजी क्षेत्र का जो खर्चा है वो प्रभावित ज्यादा होगा। तो से का बाजार नियम जो है वो क्या प्रस्तुत करता है, क्या बताता है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। इसको हम क्या कहते हैं, से का बाजार नियम। एक इसमें आया था कि अर्थशास्त्र में 2014 का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, लेकिन आपको अब आगे का ध्यान रखना है कि 2022 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट कौन से हैं, फिलिप एच डायबविगो, दूसरा है बेन एस बर्नानके और तीसरा है डगलस डायमंड। ये जो 3 अर्थशास्त्री हैं इनको 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर अगला है, वर्तमान में निम्नलिखित किस क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है। सबसे ज्यादा देखिए, अभी अपन देखें 2021 का अगर हम देखें, ठीक है, 2021-22 में सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया है वो आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। ये आपको ध्यान रखना है, अब जो एग्जाम होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो एफडीआई है वो कहाँ पे आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में भी कौन सा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। अगला है, एक सामान्य वस्तु के लिए पूर्ति की मूल्य लोचकता क्या होती है, धनात्मक। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी,
कीमत घटने पे पूर्ति घट जाएगी, तो धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में परिचालनात्मक शेयर पूंजी ऑपरेशनल होल्डिंग जो है उसका सबसे उच्चतम औसत आकार है? वो है पंजाब। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की सीमा नहीं है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। फिर अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में अग्रणी है? सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, 1000 से भी ज्यादा है, लगभग ये 1100 के आसपास है। 1100 व्यक्ति या 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में। और सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? बिहार का। और कितना है? 1100 से भी ज्यादा है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, जो कितना है? 17। फिर अपना अंतिम प्रश्न आज का है, शुद्ध प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में असंगत को चिन्हित करें। ठीक है, प्योर कंपटीशन की बात की गई है, तो उसमें परिवहन लागतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये नहीं होता है। बाकी समरूप उत्पाद होता है, कोई भी बाजार में नई फर्म आ सकती है, उनकी एंट्री फ्री होती है और क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं।